लेकिन प्रभात जोशी का जो योगदान है, हम थोड़ा देर, मैं अरुण जी से पहले चाहूंगा कि इसके ऊपर कम से बोले, किस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों से उन्होंने मोर्चा लिया। दरअसल जब हम लोग प्रभात जी की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं, उनकी हेडिंग भूल जाते हैं। तो हम चाहेंगे अरुण जी थोड़ा याद दिला दें उस पर, फिर अनिल जी से भी, क्योंकि अरुण जी, अनिल जी, हम लोग उस अखबार का हिस्सा रहे। जी अरुण जी। धन्यवाद अमरीश जी। मैं तो जनसत्ता से जुड़ा जो है वो जनसत्ता निकलने के 5 साल बाद, तो इसलिए मैं जनसत्ता के इतिहास को उस तरह से नहीं व्याख्यायित कर सकता जैसा कि आरंभ से जो प्रभास जी की ओरिजिनल टीम के लोग थे। लेकिन मैं एक तटस्थ ऑब्जर्वर के रूप में और एक इंसाइडर के रूप में जरूर कुछ टिप्पणियां करूंगा। और हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हो रहे हैं, जगह जगह जो है उसके आयोजन हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं उस 200 साल के पूरे कंटेक्स्ट में प्रभास जी को प्लेस करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम संपादक हुए, हिंदी के अपने अपने दिग्गज संपादक हुए हैं और उनकी अपनी चाहे बाबूराव विष्णु पराड़कर जैसे लोग हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग हुए हैं, श्याम सुंदर सेन जो समाचार सुधा वर्षण के हुए हैं, जुगल किशोर शुक्ल हुए हैं, और इसके अलावा जो है वो राजेंद्र माथुर हुए हैं, जो है वो सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे हुए हैं, रघुवीर सहाय हुए हैं, मनोहर श्याम जोशी हुए हैं, बहुत सारे, मृणाल पांडे भी एक हिंदी की महत्वपूर्ण संपादक रही हैं। तो एक लंबी परंपरा है हिंदी की, और बहुत सारे नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब मैं बहुत सारे नामों का उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि प्रभास जी पे बात करनी नहीं। मैं माफी चाहता हूँ जो तमाम बड़े लोग हुए हैं उनकी, जो है अशोक जी हुए हैं, चंद्रोदय दीक्षित हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो है जिनका अपना योगदान रहा है, राहुल बारपुते हुए हैं। तो लेकिन प्रभास जी की जो एक विलक्षण शैली थी, उसके जो खास बिंदु हैं उनको मैं कह करके अन्य साथियों को अपनी बातचीत रखने का अवसर दूंगा। प्रभास जी को, एक तो जो आप कह रहे हैं वो एक बड़ा खतरा प्रभास जी के साथ पैदा हो गया है। प्रभास जी की जो टीम थी, कुछ लोग प्रभास जी का मूल्यांकन करते हुए उनको जो है कह देते हैं कि वो बेसिकली संघ के समर्थक ही थे, इसलिए आज संघ के लोग उनके उपलक्ष्य में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम करते हैं और उसमें सरकार समर्थक लोग आते हैं और प्रभास जी की पूरी प्रस्तुति इस तरह से की जाती है जैसे वो एक तरह से जो है हर समय सरकारों का समर्थन करते रहे हों। और ऐसे लोग आयोजन करते हैं जो कि सरकारों, इस समय सरकारें जो एक तरह से दमनकारी सरकारें हैं उनके खिलाफ एक लाइन लिखने और बोलने का जो है कि जहमत नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे में प्रभास जी की परंपरा एक जो है वो स्वतंत्र संपादक के रूप में, एक जो है वो एक अलग भाषा के निर्माता के रूप में पत्रकारिता के, और जो राजनीति के एक तरह से जो है कठोर मुद्दे हैं, नरम मुद्दे नहीं, उन कठोर मुद्दों पर कोई ना कोई अपना जो है नजरिया प्रस्तुत करने के रूप में प्रभास जोशी जाने जाएंगे। सबसे पहले जनसत्ता ने भाषा का जो प्रयोग किया वो अपने आप में अद्वितीय प्रयोग था। अगर उस प्रयोग को आप देखेंगे तो वो प्रयोग जो है वो डॉक्टर लोहिया की भाषा थी, उसमें जो है वो एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा थी। उस भाषा में जो है वो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो है वो एक तरह से किशोरीदास वाजपेयी ने जो हिंदी शब्दानुशासन लिखा, उसमें जो व्याकरण के नियमों को ढीला करके भाषा लिखने की जो कोशिश थी, और लोक भाषा से लोक से जो जुड़ने की कोशिश थी भाषा के स्तर पर, वो जनसत्ता ने भाषा अपनाई। चाहे लोक जीवन के मुहावरे हो, चाहे अंग्रेजी के शब्द हो, चाहे उर्दू के शब्द हो, ये बिल्कुल जो है अपने आप में एक नया और अनूठा प्रयोग था और वो जनसत्ता ने दिया। आज चैनलों की भाषा, तमाम अखबारों की भाषा बदल चुकी है, उसमें जनसत्ता का भारी योगदान है। दूसरी चीज ये है कि प्रभास जी जब जनसत्ता के संपादक बने तब पंजाब का संकट बहुत गंभीर स्थिति में था और आज पंजाब पे तो सतलुज फिल्म के नाते तमाम बहसें हो रही हैं। ओम थानवी जी ने एक लेख लिखा है हिंदी पत्रकारिता के 200 साल होने पर, उसमें उन्होंने याद किया है कि किस तरह से जो है वो उग्रवादी या आतंकवादी ना लिखें और खाड़कू लिखें, इसका दबाव जो है वो आतंकवादी लोग डालते थे, संपादकों पर चिट्ठियां आती थी और लोगों ने डर डर के भाषा बदल दी थी। लेकिन प्रभास जी ने ओम थानवी से कहा कि तुम डर तो नहीं रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, आप जैसा कहें वैसा होगा। और उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों की धमकी में अपनी शब्दावली नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए जो है।
तो एक जनसत्ता ने पंजाब में अपना जो स्टैंड लिया वो बहुत ही साहसिक स्टैंड था पत्रकारिता के लिहाज से। जनसत्ता ने 1984 में भी जो स्टैंड लिया वो भी अपने आप में राजनीतिक रूप से एक सराहनीय स्टैंड था, जब दिल्ली की सड़कों पर तमाम लोग सिखों को जला रहे थे, मार रहे थे। तब जनसत्ता जो है अपने आप ने एक जो है वो पत्रकारिता का सिर ऊंचा करने वाला काम किया कि आलोक तोमर जैसे संवाददाता और दूसरे संवाददाता दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम करके सिखों के नरसंहार और उनके जलाए जाने की घटनाओं की कवरेज कर रहे थे, उनके दुख दर्द को रिपोर्ट कर रहे थे। और तमाम सिख लोग जनसत्ता के दफ्तर में छुपे भी हुए थे। ये भी स्थिति आई थी। ये प्रभास जी के नेतृत्व का कमाल था। 3 घटनाएं और मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा। भारतीय राजनीति में प्रभास जी के कार्यकाल में एक तो घटना हुई बोफर्स वगैरह की। उस समय इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने एक तरह से कांग्रेस सरकार के पास जो प्रचंड बहुमत था उसका विरोध किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन किया। उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तमाम बातें झूठ थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज्यादा मतलब कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा चीजें थी, उसमें प्रिजुडिस था। और मैं इसमें थोड़ा बहुत मानता हूं कि जो है वो शायद अखबार को इतना ज्यादा बह नहीं जाना था। लेकिन 3 और इवेंट्स हुए हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, मंडल, मंदिर और भूमंडल। एक तरह से जो है और किशन पटनायक का बड़ा मशहूर लेख भी है कि ये तीनों जो पॉलिटिकल प्रोसेसेज हैं, राजनीतिक फिनोमेना है, ये एक दूसरे से जुड़ने वाली हैं, मंडल, मंदिर और भूमंडल। प्रभास जी शुरू में मंदिर के मामले में समझौता कराने में लगे थे, लेकिन जब उनको लगा कि ये लोग समझौता नहीं करेंगे और बाबरी मस्जिद टूट गई, तो प्रभास जी ने अपने स्टाफ की जो भावना थी उसको सबको दरकिनार रखते हुए और राम की अग्नि परीक्षा जैसा लेख लिखा जो 7 दिसंबर 1992 को जनसत्ता के प्रथम पृष्ठ पर छपा। बहुत साहसिक लेख था। उसके बाद आपने तो तमाम शीर्षक गिनाए, मुझे सारे नहीं याद पड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू होने का धर्म उनकी किताब भी है और उसमें उनका कहना कि आरएसएस बहुत दूर तक नहीं जाएगा, एक जो है पंथ बन करके रह जाएगा। हालांकि उनकी ये बात मुझे गलत होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो लड़े। आरएसएस के लोग प्रचार करते रहे कि उनको सांसद नहीं बनाया गया, इसलिए वैसा कर रहे हैं। दूसरी घटना मंडल आंदोलन की थी, जब तमाम लोग जो है वो सड़कों पर आत्मदाह कर रहे थे युवा, और उससे एक बहुत समाज में वैमनस्य की स्थिति थी। एक्सप्रेस के संपादक ने एक अलग लाइन ली, वो आत्मदाह वगैरह का समर्थन कर रहे थे, उन युवाओं को भड़का रहे थे। जनसत्ता ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रभास जी ने रोका कि इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, युवाओं का आत्मदाह उचित नहीं है, मंडल पे हमें एक संतुलित स्टैंड लेना चाहिए। और किशन पटनायक जी ने भी लिखा था कि मंडल का जो है मंडल से जातिवाद बढ़ने का खतरा है, लेकिन मंडल का विरोध तो शुद्ध जातिवाद है। तो ये स्टैंड लगभग था। और तीसरा जो मामला था भूमंडलीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का या लिबरलाइजेशन का या प्राइवेटाइजेशन का, इस पे जनसत्ता ने, प्रभास जी ने लीड ली और बहुत अभियान चलाया। हमने आपने भी कार्यक्रम किए कई जगह प्रभास जी को ले जा करके, और उसमें उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। जो तमाम लोग आज प्रभास जी की विरासत के दावेदार हैं, उस समय उनमें भी तमाम लोग थे जो वैश्वीकरण का विरोध कर रहे थे। आज वो खामोश हैं एलपीजी के सवाल पर, आज वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रभास जी ने खुल के लिखा, खुल के विरोध किया। तो 3 पॉलिटिकल टेस्ट थे किसी संपादक के लिए, किसी पत्रकार के लिए, इन पे वो कैसा स्टैंड लेता है। इन तीनों मामलों पे प्रभास जोशी खरे उतरे और जाते जाते वो ठीक है बहुत सारे उन्होंने बातें की होंगी, लेकिन प्रभास जी क्रिकेट के मामले में राष्ट्रवादी हो जाते थे, बहुत सारी चीजों में हो जाते थे, लेकिन कल्चर को, लिटरेचर को, पीपुल्स मूवमेंट को जो उन्होंने जगह दी, और जाते जाते भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश रहे, इसके लिए उन्होंने तमाम लोगों से हाथ मिलाया, चाहे नामोर सिंह हो, चाहे मुरली बाबू हो, चाहे तमाम कम्युनिस्ट लोग हो, सबके साथ उन्होंने रैलियां की, कार्यक्रम किए। इस नाते प्रभास जोशी की विरासत एक बड़ी विरासत है, और हम लोग प्रभास जोशी की दूसरी परंपरा को याद करते हैं, उस परंपरा को नहीं जिसको आजकल सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग याद कर रहे हैं। उसको याद किए बिना प्रभास जोशी का जो है योगदान अधूरा रहेगा, सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। धन्यवाद। बिल्कुल आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया देवीलाल का वो इंटरव्यू सिरसा में मैंने लिया था, जिसकी हेडिंग जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में लगी थी कि वीपी के रास्ते में अगर कोई आया तो वो बाहर होगा, चंद्रशेखर का बिना नाम लिए, ये बात उन्होंने कही थी। और मृत्यु से एक दिन पहले वो हमारे एक्सप्रेस दफ्तर में थे लखनऊ में। बहरहाल अनिल जी, मैं एक टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा इस मसले पे, खास करके जनसत्ता के उस दौर के जो बड़े लोग हैं, जो सत्ता के साथ सारे सुर मिला रहे हैं,
आज कोई उनमें सत्ता के खिलाफ नहीं बोलता। ये बड़ा अद्भुत है कि नहीं, आपको लगता है? यानी देखिए, एक तो प्रभास जी को जब जब याद करिए तो उस दौर को याद करिए, उसके प्रोडक्ट थे वो। पहले क्या था, एक जी। संपादक जो है अपना लिखते पढ़ते हुए आया और संपादक बन गया, तो वो नहीं, डिसरप्शन था। एक तरह से चेंज करते कि वो आए तो आंदोलन से आए थे, जेपी आंदोलन में से जुड़े हुए थे, सर्वोदय से जुड़े हुए थे। एक जो अहिंसक लोकतांत्रिक आंदोलन की जो परंपरा थी उससे जुड़े हुए थे। जी। और संपादक उस तरह से उनके पास मेरे ख्याल में बीए की डिग्री भी नहीं थी, कई बार वो बोलते भी थे। तो मतलब ये जो था, ये डिसरप्शन था। जो परंपरा, जैसे धर्मवीर भारती बहुत पढ़े लिखे थे, रघुवीर सहाय, ये सब दिग्गज लोग थे उस तरह से, वो अलग ढंग से आए पत्रकारिता में। एक तो ये इम्पोर्टेंट जो चेंज है, जो पत्रकारिता में जो चेंज दिखाई दिया फिर उनके काम में, जो जनसत्ता को जिस तरह से जो लोक भाषा में करना, आंदोलन की खबरें कोई नहीं, बॉम्बे वगैरह में किसी का कोई नहीं छपता था, जहाँ मतलब ये कोई मतलब छापता ही नहीं था। रिपब्लिकन पार्टी का जो एकदम छोटा सा कार्यकर्ता था वो भी जनसत्ता आ जाता था, जिसका छपने से उसका कोई पाठक भी हमारा उसमें नहीं था, वो भी आता था कि उसको मालूम था कि जनसत्ता में छपेगा। ये जो जो मतलब लोकतांत्रिक जो ये था, क्या कहते हैं, उभार था इन चीजों से जुड़ने का, वो जो ताकत थी वो जबरदस्त थी। जनसत्ता उसके लिए चला जाता था। और यही जो आप मंडल में देखिएगा, या जितना हुआ, या डंकल वाला, या जितना जो आंदोलन बोफोर्स वाला, वो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि एक जो लोक धर्मी या जनपक्षीय पत्रकारिता का जो वो उसी तरीके से करना, मतलब वो उसको कुछ एक अकादमिक ढंग से नहीं, बल्कि एक उसके सिपाही के तौर पर करना, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये उनकी बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं संयोग से ऐसा है कि मैंने जो पत्रकारिता शुरू की तो राजेंद्र माथुर के अखबार से शुरू की। तो राजेंद्र माथुर से मिलने का या उनको देखा, दोनों एकदम डाउन टू अर्थ थे, दोनों बहुत सज्जन थे। सज्जन मतलब शालीन और बहुत ही मतलब ईमानदार, और जिसको आप कहते हैं जिसका एक प्रेरणा आप ले सकते हैं, ऐसे लोग दोनों थे। एक ही जगह से आए थे, दोनों मित्र भी थे, लेकिन दोनों में फर्क था। वो एक संस्थानिक जो इंस्टीट्यूशन का आदमी होता है वो थे। वो रोड पर या क्या कहते हैं आंदोलन से उनका बहुत एक थोड़ा सा डिस्टेंस ही रहता था, क्योंकि एक अकादमिक किस्म के व्यक्ति थे। और लेकिन वो भी उतना ही प्रखर थे, उतना ही विद्वान थे। तो लेकिन प्रभास जी जस्ट उसके विपरीत थे। एक खाली किस्सा सुना करके मैं आपको दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो ये है कि निश्चित तौर पर जनसत्ता में जो ये क्या कहते हैं जो संघियों का जो वर्चस्व रहा, उसकी वजह से जो आज उनको भुना रहा है, उसमें उन पर जरूर ये आरोप लगेगा कि उनको आगे बढ़ाने और उनको क्या कहते हैं संरक्षण देने का काम उन्होंने किया। एक से एक जो पक्के संघी थे, ओटीसी किए हुए लोग, उनको उन्होंने बहाल भी किया और उनको ये क्या कहते हैं संरक्षण भी दिया। तो और संरक्षण मतलब ऐसा वैसा नहीं, उनका काफी संपर्क था उनसे, मतलब एकदम दोस्ताना था। और कई तो उन्होंने ऐसे बाबरी मस्जिद के ध्वंस के खिलाफ उन्होंने लिखा, लेकिन साथ में जो सज्जन काफी उसमें ये हुए, क्या कहते हैं, टच बस गए, उस सज्जन को भी आगे बढ़ाने में उनको मदद की। तो ये उनको ये आरोप तो लगेगा, क्योंकि लेकिन ये आरोप इसलिए है कि ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन 77 का के आंदोलन में था। क्योंकि अभी तो हमारा जो सबसे बड़े हमारे प्रखर नेता थे रघुपति सिंह, वो बीजेपी में चले गए। जो जिनको देख करके हम लोग आंदोलनकारी बने, वो जो है बीजेपी में है। तो ये जो कंफ्यूजन, वो उस दौर का कंफ्यूजन था, ये उनमें भी मौजूद था। इसको जरूर रेखांकित करना चाहिए, इससे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इसका अर्थ ये नहीं था कि वो संघी थे या कम्युनल थे। वो पक्के डेमोक्रेटिक थे, और डेमोक्रेट भी थे, और साथ में समाजवाद की जो ब्रॉडर सर्वोदय की परिभाषा है उसके अंदर थे। वो गांधीवादी थे ओपनली। तो इसलिए वो, लेकिन जो कंफ्यूजन था वो, उस दौर का कंफ्यूजन था। जो कंफ्यूजन अभी कहां से कहां लोगों को पहुंचा दिया वो आप देख रहे हैं, उस पर जाने की जरूरत। एक खाली घटना मैं आपको बताऊं, क्योंकि
मेरे जब आपका बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ तो मैं जब लौट कर आया अपने क्या कहते हैं बॉम्बे में ही दंगे शुरू हुए ना, तो मैं जब लौट कर आया अपने डेस्क पर, तो डेस्क जो थपथपा रहे थे ये लोग आपके डेस्क। तो मैंने कहा था कि जनसत्ता ये संघ की शाखा है और मैं बहुत नाराज था। और ये सारे जो सारे लोगों को प्रोटेक्शन तो आखिरकार इनको क्या कहते हैं इन्हीं की मतलब कई बार आते थे तो सफाई देते थे, वो कई बार कहते थे कि आप जो समझ रहे हैं बिहारी बाबू ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो है वो ये बात तो थी ही। उसके बाद दूसरा लेकिन कहूंगा कि देखिए डेमोक्रेटिक कैसा था, संपादक ऐसा है संपादक हो नहीं सकता। मैं खैरनार के मूवमेंट में उसका सलाहकार मतलब उनके सलाहकार क्या मतलब उनके साथ हो गया, उनके हर एक छोटी खबर भी छापता था, उनके साथ हर एक जगह जाता था हर मीटिंग में। तो हुआ ऐसा कि छपता था जनसत्ता में, दिल्ली में भी छपता था। तो प्रभास जी आए और मैं और राहुल जी दोनों उनको छोड़ने के लिए लिफ्ट में चढ़ के नीचे गए। पोटिको आपको बॉम्बे देखा ही है, वहां पर वो वहां चढ़ते हुए उसमें क्या कहते हैं गाड़ी में चढ़ते हुए उन्होंने कहा कि बिहारी बाबू आप जितना भी कर लीजिए ये पगला है खैरनार, ये कुछ नहीं करेगा। तो मुझको चिंता हुई क्या कि इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये अब यहाँ छापने की जरूरत नहीं है। तो राहुल जी से उतरते चढ़ते हुए दोनों डेमोक्रेटिक मानूंगा मैं कि राहुल जी भी बहुत डेमोक्रेट है, तो वो जो है वो चढ़ते हुए मैंने कहा कि तो प्रभा जी कह रहे हैं कि वो करना खैरना उसका खबर छापना बंद करना क्या करना है, क्या कह रहे हैं ये तो बहुत खराब होगा। बोले कि ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो सिर्फ जो उनकी राय थी वो उन्होंने बताई। तो ये जो डेमोक्रेटिक ये क्या कहते हैं स्पिरिट है कि आजादी अपने रिपोर्टर्स को देना और आप उनके साथ खड़ा रहना, ये आज कहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आदमी जो जिसको कि मालूम है कि इसके खिलाफ है। पवार वगैरह सब कोशिश कर रहे थे कि हम लोग ना छापे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ मैं वही डेस्क पे था, प्रभात जी नीचे आए, टेलीप्रिंटर से खबरें आ रही थी और बनवारी जी उनके बीच में तीखी झड़प हो गई थी। हमारे यहाँ ये ताली क्योंकि जो आपने बात कही ना संघियों, आपको नहीं लगता ध्रुव वामपंथी जनसत्ता में थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे, नक्सली थे, मतलब कौन नहीं था, हर धारा के लोग थे। हाँ, पर संघियों की चली हो जनसत्ता में ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी नहीं चली। मैं तो जहां था जिस पोजीशन में था वो चलने भी नहीं दी गई। क्या सुनीलन जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मैं उसके बाद समाप्त करना चाहूंगा। जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा साहब। एक तो ये कि मुख्य बात ये क्योंकि वो आष्टा सीहोर के थे तो मतलब मध्य प्रदेश का कुछ प्राइड है तो वो उनके साथ में जुड़ा हुआ था। हम लोग मध्य प्रदेश के हैं तो उसका गौरव मानते हैं और क्योंकि नई दुनिया के साथ वो जुड़े रहे और नई दुनिया हमारा यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे प्रेस्टिजियस अखबार रहा और उन्होंने जो धारा शुरू की उसने उस अखबार को जो है वो एस्टैब्लिश करने का काम किया। दूसरी बात ये कि जो बात अभी तक नहीं आई है उसका उल्लेख करना जरूरी है कि वो मूल तौर पर जेपी के साथ में जुड़े व्यक्ति थे। नैतिकता और पारदर्शिता को लेकर के उन्होंने जेपी का जो एक वही था ना मॉरल अथॉरिटी जो थी, तो एवरीमेंस जो पत्रिका निकलती थी, गांधी पीस फाउंडेशन निकालता था, उस पत्रिका का वो संपादन करते थे। गोयनका जी उसको फाइनेंस करने का काम करते थे। तो लोगों को मतलब उनकी आइडियोलॉजी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जो नहीं जानते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन तौर पर वो जेपी जी है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, तो वो जो है उन्होंने जेपी के साथ में किया। दूसरा मैं उनकी दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ। एक बात ये कि मैंने उन्हें एक्टिविस्ट के तौर पर देखा, विशेष तौर पर वीपी सिंह जी के साथ में एलपीजी के खिलाफ में जो पूरी मुहिम चली उसके अंदर वो पूरे देश भर में दौरा कर रहे थे। जैसे हम लोग एक्टिविस्ट जो लोग दौरा करते थे या वीपी सिंह करते थे या उनके साथ एसपी शुक्ला करते थे या इवन जो वीपी सिंह की जो टीम के अंदर जो रघुवंश बाबू से लेकर के और डी राजा से लेके और सीताराम येचुरी और ये लोग रहते थे, वो भी उसी एक तरीके से उसका एक हिस्सा के तौर पर काम करते थे। एक और मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि कागज काले उसको याद करना बहुत जरूरी है। वो जो उनका कॉलम था वो बहुत लोकप्रिय था
और कई लोग जो है उस अखबार को उसी के लिए जो है वो बुलाने का काम करते थे। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो एक क्रिकेट की जो कमेंट्री अखबारों के माध्यम से करते थे वो बहुत अद्भुत थी। मतलब वो जो है बिल्कुल हर समय मैं जी 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 सुनील जी समय जी, बहुत जी। कम है, मैं छोटी टिप्पणी राजन कर रहे हैं, मैं उसके बाद समाप्त करना चाहूंगा। राजन, हाँ बिल्कुल मैं तो बिल्कुल सिर्फ ये जो प्रभास जी को मैं मतलब काम तो साथ में किया नहीं और मौका जी। नहीं मिला, कोशिश की थी एक बार लेकिन विफल रहा। तो, लेकिन प्रभास जी जो है वो राइट टू सेंटर थे, इसमें तो कोई वो है नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं जो सती वाला मामला था वो मामला शायद उनके जो दिल से प्रभात निकला जी का हो। नहीं था, वो प्रभात जी का नहीं था, वो लिखा प्रभास जी बनवारी जी का नहीं, था। अखबार में था ना, बनवारी अखबार जी में का उस तरह की चीज छपना नहीं, उस तरह की उनके नाम से नहीं छपा था, नाम बनवारी से जी बात का था। नहीं हो रही, बात उस पे नाम से बात नहीं हो बहुत रही विवाद है। हो चुका। सती हाँ, जैसे उसको सपोर्ट करना हाँ वो तो अरे आंदोलन जो अरे हमने तो आंदोलन अगर किया भाई, हमने तो मैं आपने आंदोलन किया उसका। हाँ मैं ये नहीं, कह वही रहा मैं हूँ। कह रहा हूँ कि जिस अखबार हम्म, के संपादक हैं वो, उस अखबार में हाँ वैसा लेख छपना भी मुझे लगता है कि वो ठीक है, ठीक ठीक, नहीं, वो ठीक बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल और दूसरी बात बिल्कुल। एक ये कि रामनाथ गोयनका जी का असर रहता था जो पूरी तरह जनसंगीत है, उनका एक इम्पैक्ट तो रहता ही था। अब तो वजह नहीं, ये जो केवल संगी नहीं ये कहा जो जा आपके सकता। रामनाथ गोयनका जो ये है इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने जो चुनाव कुछ किया लड़े, और जिस चुनाव तरीके लड़े, से पूरे मूवमेंट को सपोर्ट किया नहीं तो वो नहीं, आरएसएस वो को नहीं, सपोर्ट नहीं किया था नहीं उन्होंने। नहीं जी एक मिनट लोकसभा के मेंबर रहे राजन हो, तो जिस तरह से राजन एक मिनट, मैं पहले बता दूं, सब बाद में की बात कर रहे हैं। कलकत्ता में उनको इसलिए मारवाड़ी ने बाहर किया, वो एक्सट्रीमिस्ट लाइन के हो गए थे। बीजी वर्गीज की किताब है रामनाथ गोयनका पे, उसको पढ़ना चाहिए। बहुत ही अति क्रांतिकारी जिसको कहें, उसकी धारा ही अलग थी। ये सब बात के डेवलपमेंट है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.